अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, जल्दी से नीचे उतर। आदमी चाकू दिखाते हुए तानिया को बाहर निकलने का इशारा करने लगा। बैग वहीं छोड़कर नीचे उतर। तानिया को बैग साथ लेते देख आदमी ऊंची आवाज में बोला। तानिया के उतरते ही आदमी रिक्शा लिए फरार हो गया। तानिया पीछे भागती रही, लेकिन रिक्शा बहुत दूर निकल चुका था। या अल्लाह, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? तानिया चेहरा हाथों में लिए कूद कर रोने लगी। तानिया जैसे तैसे करके घर तो पहुंच गई थी, लेकिन जैकी की बार बार आती फोन कॉल से परेशान हो गई थी। दिमाग चलना बंद हो गया था। तानिया अपने आप को पुरसकून करने के लिए, दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए बाथ टब में कपड़ों समेत सांस रोके लेट गई। सबकी बातें दिमाग में घूमने लगी। जैकी की, इकबाल की, सहर की, रुखसार की। न जाने कितने ही पल बाथ टब में सांस रोके लेटी रही। अभी भी शायद बाहर न निकलती अगर मुसलसल दरवाजा बजने की आवाज ना आती। तानिया एक झटके से बाथ टब से निकले, बड़े बड़े सांस लेती हुई खुद को पुरसकून किए वॉशरूम से बाहर आई और सामने सहर को देख चौंक गई। आज कितने दिन बाद घर में से कोई उसके कमरे में आया था, वरना सबने उसे पराया ही बना दिया था। तानिया की आंखों से आंसू बह निकले। आगे बढ़ते हुए सहर को गले से लगाए ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। तानिया की हालत देख सहर की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाए रोने लगी। तानी, क्या हुआ? और तुम ऐसी हालत में? सहर तानिया को खुद से अलग किए गीले बालों को उसके कानों के पीछे किए पूछने लगी। सहर, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार देगा। तानिया बच्चों की तरह रोते हुए सहर के सीने से जा लगी, जैसे पूरा यकीन हो कि ये उसे बचा लेगी। कौन तुम्हें मार देगा और क्यों मारेगा? सहर हैरान हुई। वो मुझे मार देगा, मैंने उसका काम नहीं किया, वो मुझे मार देगा। तानी, तानी मेरी तरफ देखो। सहर उसके चेहरे को हाथों में थाम गई। कौन तुम्हें मार देगा और कौन सा काम तुमने नहीं किया? मुझे आराम से बताओ। आओ इधर बैठो और पुरसकून होकर बताओ। सहर उसे लिए बेड पर बैठी। जैकी, जैकी मुझे मार देगा। ये जैकी कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? तानिया सहर को सब बताती गई, कैसे वो जैकी से मिली, कैसे ड्रग्स की लत लगी। सब रोते हुए उसे बताने लगी। सहर को शौक लगा, कैसे उसकी बहन इस नशा आवर चीजों के चक्रों में पड़ चुकी थी। तानी, तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। मैं हमाद से बात करूंगी, वो सब ठीक कर देगा। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तानिया को सीने से लगाए खुद में भीज गई। नहीं, तुम हमाद से कुछ नहीं बोलोगी, किसी को कुछ मत बताना। अगर पापा को पता चल गया तो? नहीं सहर, किसी को कुछ मत बताना। पापा मुझसे पहले ही नाराज हैं। अगर उन्हें इस बात का पता लग गया तो उनका मुझ पर जो थोड़ा बहुत मान है वो भी टूट जाएगा। तुम किसी को कुछ मत बताना। तानिया नफी में सर हिलाते पागलों की तरह बोली। अच्छा, नहीं बताती किसी को कुछ। तुम रोना बंद करो और जाओ अपने कपड़े चेंज करो। क्या हालत बना रखी है तुमने? जल्दी जाओ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। जैकी की तरफ से भी फोन कॉल आनी बंद हो गई थी। सहर तानिया का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा चुकी थी। तलब तो पैदा होती थी, लेकिन अपनों के लिए, खुद के लिए वो उस अजाब से बाहर आना चाहती थी। अपने बाबा का भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तानिया अपने कमरे में सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी कि फोन पर रिंग होने पर अपनी आंखें खोले देखने लगी। जैकी का मैसेज देख तानिया के हाथ कांपने लगे। कांपते हाथों से मैसेज खोले देखने लगी। मैसेज पढ़ते ही तानिया एक जस्ट में कमरे से बाहर भागी। मामा, सहर कहाँ है? पूरे घर में देखने के बाद तानिया रुखसार के कमरे में आई। मामा, सहर कहाँ है? आराम से बोलो, अभी तुम्हारे पापा सोए हैं और मैंने यहाँ आने से मना किया है ना। रुखसार तानिया का बाजू पकड़े कमरे से बाहर लाते हुए कमरा बंद कर गई ताकि इकबाल की नींद न टूटे। मामा, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। सहर कहाँ गई है? क्या हुआ? रुखसार तानिया का घबराया हुआ चेहरा देख परेशान हुई। मामा प्लीज बताएं, सहर कहाँ है? तानिया की आंखों से आंसू रवा हुए। सहर बाजार गई है घर का कुछ सामान लाने। साथ कौन गया है? साथ तो कोई नहीं गया, बस थोड़ा सा सामान लाना था तो अकेले ही चली गई। तुम बताओ क्या हुआ है उसे? अब तो रुखसार को भी टेंशन होने लगी। कुछ नहीं हुआ। तानिया भागती हुई बाहर की तरफ बढ़ी।
رخسار جلدی سے حماد کے پورشن کی طرف بڑھی۔ حماد بھی پریشان ہوئے تانیہ کے پیچھے بڑھا۔ تانیہ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے جیکی کے گھر پہنچی۔ جیکی کہاں ہو تم؟ تانیہ خالی گھر کو دیکھ چلائی، میری بہن کہاں ہے؟ میری بہن کو چھوڑ دو، دیکھو میں خود آ گئی ہوں، میری بہن کو چھوڑ دو۔ بہت جلدی آئی، بہت پیار کرتی ہو اپنی بہن سے، مجھے تو لگا نہیں آؤ گی، پر ماننا پڑے گا تم لڑکیوں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پہلے جس بہن کو مارنے پر تلی ہوئی تھی، آج اسی بہن کی خاطر بھاگتی چلی آئی، اپنا انجام سوچے بنا۔ جیکی سیڑھیوں پر کھڑا ہانپتی ہوئی ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ میں آ گئی ہوں تو میری بہن کو چھوڑ دو۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میرا مال کدھر ہے؟ تم نے کیا سوچا جیکی کا مال ہڑپ کر جاؤ گی تو جیکی چپ کر جائے گا؟ میں نے بولا تھا مجھ سے ہوشیاری مت کرنا ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ جلدی سے میرا مال واپس کرو۔ جیکی میرے پاس نہیں ہے تمہارا بیگ، وہ تو اسی دن چوری ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی بیگ نہیں ہے، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، مجھے میرا بیگ واپس چاہیے۔ کروڑوں کا مال تھا اس میں، مگر میں کہاں سے لاؤں بیگ؟ اگر تم چاہتی ہو تمہاری بہن کو میں چھوڑ دوں تو میرے نقصان کو پورا کر دو، بیگ کے بدلے پیسے دے دو۔ جیکی میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گی؟ میں تمہاری مجرم ہوں، تم مجھے مار دو لیکن میری بہن کو جانے دو۔ تانیہ ہاتھ جوڑے بولی، تمہیں مارنے سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، مجھے میرے پیسے چاہیے کسی بھی قیمت پر، ورنہ تمہاری بہن کی جان جائے گی۔ اگر اپنی بہن کو بچانا چاہتی ہو تو جلدی پیسوں کا انتظام کرو، پہلے مجھے میری بہن کو دیکھنا ہے، اگر میں نہ دکھاؤں تو جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لے کر آؤ اس کی بہن کو، جیکی اپنے آدمی سے بولا۔ جیکی کا آدمی سحر کو بازوؤں سے پکڑے باہر لایا۔ تانیہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھے گئی۔ سحر کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور منہ پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ آج اس کی غلطی کی وجہ سے اس کی بہن کی جان خطرے میں تھی۔ تانیہ کو خود سے نفرت ہونے لگی۔ تانیہ کو اپنے عقب سے حماد کی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں حماد پر پڑی۔ حماد کو دیکھ تانیہ اور سحر کو جہاں اطمینان ہوا تھا وہیں جیکی کو خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے بولا تھا نا کسی کو ساتھ مت لانا۔ جیکی سحر کو کندھوں سے پکڑے اپنے سامنے کیے، گن اس کے سر پر رکھا۔ دیکھو اگر تم نے میری بیوی کو ذرا بھی نقصان پہنچایا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جیکی اسے چھوڑ دو۔ دونوں تڑپتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے ہی دونوں جیکی کی طرف بڑھے اس کے آدمی دونوں کو اپنے شکنجے میں لے گئے۔ میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کروں گا، میرا جو نقصان تمہاری سالی نے کیا ہے اس کی بھرپائی کر دو اور دونوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ جیکی پھڑپھڑاتی ہوئی سحر کو اپنے قابو میں کیے بولا، تم کچھ بھی کر نہیں سکتے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں، تم جیسے انسانوں کو بہت ڈرپوک ہوتے ہو، اسی لیے تو معصوم لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہو۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ ایک عورت کے پیچھے چھپنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی، اگر سچ میں مرد ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ حماد ایک سیکنڈ میں اس کے آدمی کو دھول چٹائے بولا، تم مجھے اکسا رہے ہو، میں اتنا بھی بے وقوف نہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں، جلدی سے پیسے لے کر آؤ ورنہ اسے جان سے مار دوں گا، آخری بار وارن کر رہا ہوں، میری بہن کو کچھ مت کرنا، ہم پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں، باس پولیس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ جیکی کا ایک آدمی اس کے قریب آئے بولا۔ پولیس کا نام سنتے ہی جیکی کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم جو کہو گے ہم مان جائیں گے؟ تمہاری غلط فہمی ہے، یہاں آنے سے پہلے میں پولیس کو انفارم کر چکا تھا، اب تیار ہو جاؤ جیل میں جانے کے لیے۔ حماد اپنی جیپ پر مسکرانے لگا۔ تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو۔ جیکی کی غصے سے آنکھیں سرخ ہوئیں اور ایک دم پورے گھر میں گولی کی آواز گونجی۔ 1 سال بعد کمرے میں شور ہی شور تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھا، کوئی اردو میں بات کر رہا تھا تو کوئی انگلش میں۔ ہر ملک سے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ ان سب سے الگ تانیہ سب سے آگے ایک کونے میں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے 100 طرح کے خیال دل میں آئے تھے، لیکن اپنے ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کا مداوع کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ 5 لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی، پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا، سب ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تانیہ کو حیرت ہوئی، سب کو کھڑے ہوتا دیکھ تانیہ بھی کھڑی ہو گئی۔
तानिया को कहीं से भी वो टीचर्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक हुडी पहने, बाजू की कलाइयों पर ब्लैक बैंड पहने जिन पर ईगल का निशान बना हुआ था। लड़की की ड्रेसिंग भी कुछ इसी तरह की थी। सुनहरी बालों की ऊंची टेल बनाए, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाए, कानों में ब्लैक वालियां डाले बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन सबकी हालत देख और उनका एहतराम करता देख अपने दिमाग की नफी कर गई। बैठ जाओ, रोबदार आवाज कमरे में गूंजी। उनके पीछे से एक और वजूद नमूदार हुआ जो उन सबसे बढ़कर हसीन और हैंडसम था। उन सबको पीछे करता हुआ आगे आया। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक हुडी पहने, बाजू की कलाइयों में वही बैंड बांधे, ब्राउन बालों को जेल से सेट किए, अपनी नीली मुस्कुराती आंखों से देखते हुए, हल्की बड़ी हुई ब्राउन बियर्ड पर हाथ फेरते हुए स्टाइल से खड़ा हुआ। सब चुपचाप बैठ गए। तानिया की उलझन बढ़ती जा रही थी। सबकी ड्रेसिंग देख तो ये कोई ग्रुप मालूम हो रहा था और आगे खड़ा इंसान उसका लीडर। You all respect me so much, so I have also thought of something for all of you. Every day you get bored after reading, so today have a holiday from me. Today you have not attended any class. तुम सब मुझे इतनी इज्जत देते हो, इसीलिए मैंने भी आप सब लोगों के लिए कुछ सोचा है। रोज तुम लोग पढ़कर बोर हो जाते होगे, तो तुम लोगों को आज मेरी तरफ से छुट्टी है। आज तुम लोग कोई क्लास अटेंड नहीं करोगे। आर्यन स्टाइल से दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले, इंग्लिश में बोलते हुए सब लड़कियों के साथ लड़कों को भी अपनी शहर में जकड़ गया। पर्सनैलिटी ही इतनी कमाल की थी कि लड़की क्या, लड़के भी उसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार मुड़कर जरूर देखते थे। आर्यन की बात सुनते ही सब खुश होते क्लैपिंग करने लगे। तानिया बस हैरानगी से सबकी कार्रवाई देख रही थी। तुम सब कहाँ जा रहे हो? अभी सब स्टूडेंट उठकर जा ही रहे थे कि एक और आवाज क्लास में गूंजी। जो स्टूडेंट क्लास में थे वहीं रुक गए। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग द क्लास। बाकी सब स्टूडेंट कहाँ चले गए क्लास अटेंड किए बगैर? प्रोफेसर डाइस पर अपनी बुक्स रखे पूरी क्लास पर नजर मारे बोला, जो आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी, और एक नजर सामने खड़े 7 लोगों पर डाली जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आई हैव गिवन लीव टू एवरीवन, देयर इज नो क्लास टुडे। सबको मैंने छुट्टी दे दी है, आज कोई क्लास नहीं होगी। आर्यन प्रोफेसर की तरफ देखे इंग्लिश में बोला, आर्यन तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये हरकत तुम तीसरी बार कर रहे हो, खुद तो पढ़ते नहीं हो, इन बच्चों का नुकसान तो मत करो। प्रोफेसर गुस्से से बोला, मैं कहाँ इनका नुकसान कर रहा हूँ, रोज तो पढ़ते हैं, इतना पढ़कर भी क्या करेंगे, कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए, क्यों गाइस? आर्यन अपने साथ खड़े साथियों को देखने लगा जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तुम सब अब मुंह क्या देख रहे हो? बोला ना आज छुट्टी है तुम लोगों को। आर्यन बाकी स्टूडेंट को वैसे ही क्लास में खड़ा देख आवाज में भारीपन लाए बोला। सब स्टूडेंट उसके डर से भाग गए। वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। प्रोफेसर सबको जाते देख अफसुर्दा हो गया, कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे उसके बाप के दिए हुए पैसों से ही ये यूनिवर्सिटी चल रही थी। उसका बाप ट्रस्टी था इस यूनिवर्सिटी का। जो मर्जी करे, कोई प्रोफेसर तो क्या, प्रिंसिपल खुद कुछ नहीं कर सकता था उसके खिलाफ। तुम्हें क्या अलहदा से कहना पड़ेगा? आयशा तानिया के पास आई, अपनी नीली आंखें उस बड़ी कान जैसी आंखों में डाले बोली, मैं नहीं जाऊंगी। तानिया भी मुकाबिल की आंखों में आंखें डाले बोली, तुम न्यू एडमिशन हो, इससे पहले तुम्हें क्लास में नहीं देखा। आयशा जानती नजरों से तानिया को घूरने लगी, जैसे अपनी बात की तस्दीक करना चाहती हो। हाँ, मेरा न्यू एडमिशन है और आज ही ज्वाइन किया है। सबकी नजरों को खुद पर महसूस किए तानिया अंदर से घबरा तो रही थी, लेकिन बाहर से ऐसे दिखा रही थी जैसे बहुत बहादुर हो। न्यू हो इसलिए तुम्हारी पहली गलती माफ करता हूँ। आइंदा के बाद अगर हमारी किसी भी बात से इनकार किया तो माफ नहीं करूँगा। आर्यन तानिया की आंखों में देखते एक नज़र उसके पूरे सरापे पर डाल गया। ब्लू जीन्स के ऊपर ब्राउन टॉप पहने, शोल्डर कट बाल, आंखों पर बड़े चश्मे लगाए, बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया अपने साथ खड़े आर्यन और आयशा को देखने लगी। दोनों ही
خوبصورتی کی مثال تھے، رنگ ایسا کہ ہاتھ لگائے میلے ہو جائیں، نیلی گہری آنکھیں۔ تانیہ باری باری دونوں کو دیکھنے لگی، شکل اور حرکتوں سے دونوں بہن بھائی لگ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے سے بے حد مشابہت رکھتے تھے کہ ہر کوئی ایک سیکنڈ میں پہچان جاتا تھا کہ دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ او ہیلو، کہاں کھو گئی؟ نکلو یہاں سے۔ عائشہ اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائے اسے ہوش میں لائی۔ آریان پیچھے ہٹو، کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ پروفیسر دونوں بہن بھائی کی کارروائی دیکھتے بولے، میں اسے پریشان کہاں کر رہا ہوں، میں تو بس اسے سمجھا رہا ہوں، نیو ہے ابھی، ہماری پاور سے انجان ہے، ایک بار ہمیں جان جائے گی تو باقیوں کی طرح ہماری تابع دار ہو جائے گی، جس طرح ہر اسٹوڈنٹ ہے۔ آریان کے لب مسکرائے، پیچھے عائشہ کے سنگ باقی سب کا کہکا بھی بلند ہوا، چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح نکلو یہاں سے، کلاس کل ہوگی، کل آنا۔ آریان تانیہ کی گال سہلاتے ہوئے گویا ہوا، بچی کے نام پر تانیہ کو آگ لگ گئی، میں بچی نہیں ہوں۔ آریان کا ہاتھ چٹکتی ہوئی غصے سے اپنی آنکھیں آریان کے اوپر ڈال گئی، دیکھو دیکھو، بچی کو تو غصہ بھی آتا ہے۔ آریان کے ساتھ سب کا کہکا بے ساختہ تھا، بچی جیسے دیکھو گی تو بچی ہی کہیں گے نا، چلو اب ضد چھوڑو اور جاؤ یہاں سے، اتنا تو طے ہے آج کلاسز ہرگز نہیں ہوں گی، تو تمہارا یہاں رکنا فضول ہے۔ عائشہ تانیہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی، جو واقعہ میں ہی اس کے مقابلے میں ایک بچی لگ رہی تھی۔ تانیہ سب کی نظر اپنے اوپر محسوس کیے گڑبڑا گئی، ایک نظر پروفیسر پر ڈالی لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ بیبی سب چلے گئے، اب تمہاری باری۔ آریان تانیہ کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ اپنی گردن گھمائے بولا۔ تانیہ کو اس کے بیبی کہنے پر بے حد غصہ آیا، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے عائشہ کے ہاتھ کو اپنے کندھوں سے جھٹکتے ہوئے کلاس سے باہر نکل گئی۔ برو یہ تو کام ہو گیا، اب آگے کیا؟ عائشہ اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی، جو دروازے سے باہر جاتی ہوئی تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ آگے کیا؟ اب صرف موج مستی ہوگی۔ اسامہ جو اس گینگ کا حصہ تھا پرجوش ہوا، بولا موج مستی بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام ہے، وہ نپٹا لیں۔ شیروز کو میرا پیغام دے دو، 2 بجے یونیورسٹی کے پچھلے گراؤنڈ میں ملے، آج ہر حساب برابر ہوگا، ویسے بھی بڑے دنوں سے ہاتھ صاف نہیں ہوئے کسی پر۔ آریان بازوؤں کو جھٹکتے ہوئے بولا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تانیہ کچھ دیر یونیورسٹی میں گزرے ہاسٹل چلی آئی، آج سارا دن ہی بور گزرا تھا، کوئی کلاس نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو حیرانگی ہوئی تھی کہ اس کے کہے کے مطابق آج بزنس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کلاس نہیں ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے تانیہ انہی سب باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے بچوں والی بات یاد کیے تانیہ بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھنے لگی۔ میں مانتی ہوں میرا قد تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ میں اسے بچی لگنے لگوں۔ تانیہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا قد ناپنے لگی، آج پہلی بار کسی نے اس کے قد پر وار کیا تھا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ رائے ملک میں اپنوں سے بہت دور کسی کے ساتھ الجھ بھی نہیں سکتی تھی، اسے سب سے دور رہنا تھا، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی، اپنے بابا کے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ اپنی گزری ہوئی زندگی سے بہت کچھ سیکھا تھا اس نے، اور بہت کچھ گوایا بھی تھا، اپنوں کا ساتھ، اپنوں کا پیار، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، اپنی کی ہوئی نادانیوں سے سب کچھ گوا چکی تھی۔ زندگی نے بہت بڑا تماچا مارا تھا اس کے منہ پر، اس کی ضد چکنا چور ہو کر رہ گئی تھی۔ 1 سال ہو گیا تھا اس بات کو، آج بھی اس دن کے بارے میں سوچتی تو روح کانپ جاتی تھی، کیا قیامت گزری تھی اس پر، کیا کچھ نہیں برداشت کیا، ہر کسی نے اس سے تعلق توڑ دیا تھا، وہ ماں جو اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرتی تھی، اس نے ہر تعلق ختم کر دیا تھا، بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس 1 سال میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، ڈرگس کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے بابا کا خواب پورا کرنا، اور شاید زندگی کا بھی۔ برو کیا مارا ہے اس شیروز کو، مزہ آ گیا، اگر پرنسپل نہیں آتا تو آج اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور ٹوٹنی تھی۔ عائشہ صوفے پر گرتے ہوئے بولی، یہ آخری بار تھا، اگر آئندہ کسی سے پنگا لیا تو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ آریان اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے صوفے پر گری عائشہ کو دیکھے بولا، ایسے کیسے اسے چھوڑ دیتی،
तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोले और आयशा दिलावर इसे बिना कुछ कहे छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे हाथों तो उसने एक थप्पड़ खाया था, लेकिन तुमने आज जो उसका हशर किया है, ठंड पड़ गई दिल में। आइंदा कभी तुम्हारे बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। आयशा अपने भाई की तरफ देख बोली, जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था। सिर्फ उससे 1 मिनट बड़ी थी, लेकिन रोब ऐसे जमाती थी जैसे 5-6 साल बड़ी हो। हाँ, नौजवान आज फिर मार पीट करके आए हो। दिलावर जो भी ऑफिस से आया था, उन दोनों को हाल में बैठा देख उनके पास आया। डैड, आप दोनों ही चौंके। डैड, आप आज इतनी जल्दी आ गए? तुम लोग काम ही इतने अच्छे करते हो कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल खुद मुझे फ़ोन करके तुम्हारे अच्छे कामों के बारे में बताते हैं। दिलावर का लहजा इतना मीठा और तंज भरा था कि आयशा और आर्यान की हंसी छूट गई। देखो किस तरह बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। कुछ तो शर्म कर लिया करो। मैं तुम दोनों को कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहर लोगों को मारो पीटो। डैड, हमारी कोई गलती नहीं। पहले उसने शुरू किया था, हमने तो बस ख़त्म किया। आयशा दिलावर के गले लगी, उनके गाल पर अपने लग रख गई। वो जानती थी अपने डैड का गुस्सा किस तरह कम करना है। मुझसे लाड लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं पिघलने वाला मेरा दिल। और आयशा को खुद से दूर कर गया। और तुम दोनों ने बच्चों को छुट्टी किस खुशी में दी? प्रिंसिपल हो यूनिवर्सिटी के, जो दिल में आएगा करोगे। डैड, बच्चे रोज़ ही तो पढ़ते हैं। अगर एक दिन मैंने उन्हें छुट्टी का बोल दिया तो क्या हो गया? वैसे भी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल ना सही, लेकिन यूनिवर्सिटी चलती तो हमारे ही पैसों से है। उसका मतलब है तुम जो दिल में आएगा वो करोगे। अभी तो मैं अपने दिल की सुनता नहीं, तो ये आलम है। अगर अपने दिल की सुनने लग गया तो क्या बनेगा? आर्यान एक अब्रू अचकाए बोला, तुम दोनों भाई बहन मुझे पागल कर दोगे एक दिन। तुम्हारी माँ खुद तो चली गई, लेकिन ये 2 नमूने मुझे दे गई। जब से इस दुनिया में आए हो, मेरा जीना मुहाल कर रखा है। देखना डैड, एक दिन आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। आयशा दिलावर के सामने खड़े होकर एक हाथ ऊपर उठाए पुरजोश बोली। आर्यान का कहका पूरे घर में गूंजा। दिलावर को भी आयशा की इस हरकत पर टूट कर प्यार आया। जितना भी गुस्सा हो, आयशा कुछ ऐसा कर ही देती थी कि दिलावर का गुस्सा एकदम गायब हो जाता था। दिलावर पढ़ाई के सिलसिले में लंदन आया था कि सोफिया से प्यार कर बैठा, जो पहले एक क्रिश्चियन थी और रोजी के नाम से जानी जाती थी। दिलावर से मोहब्बत होने के बाद उसने अपना मजहब छोड़ा, इस्लाम कबूल कर लिया और दिलावर से शादी कर ली और अपना नाम रोजी से सोफिया रख लिया। दिलावर भी रोजी के साथ लंदन ही सेटल हो गया। वालिदैन की वफात के बाद पाकिस्तान में ऐसा अपना कोई करीबी था ही नहीं कि जाने को दिल करता, इसलिए हमेशा के लिए सोफिया के साथ यहाँ ही ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। शादी के साल बाद ही अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशियों से नवाजा था, लेकिन दोनों की पैदाइश पर सोफिया इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ने इतनी मोहलत ही अता ना की कि अपने बच्चों को देख सकती। दोनों हूबहू सोफिया की कॉपी थी। सबसे पहले आयशा इस दुनिया में आई, उसके 1 मिनट बाद आर्यान। सोफिया की तरह दोनों की आंखें गहरी नीली सफ़ेद रंग, बिल्कुल सोफिया जैसे थे दोनों। दिलावर ने दोनों को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था, अपना ज़्यादातर वक्त उनको दिया था, लेकिन फिर भी दोनों बागी हो गए थे। शायद दिलावर के लाड प्यार ने उन्हें ऐसा बना दिया था। जो भी था, दोनों बहन भाई जाहिर तो ना करवाते थे, लेकिन एक दूसरे की जान थे। आयशा हमेशा आर्यान पर 1 मिनट बड़े होने का रोब जमाती थी। आयशा अपनी माँ की तरह एहसास तबीयत की मालिक थी, लेकिन आर्यान उसका उल्ट था, इतना जिद्दी। अगर किसी चीज़ की जिद कर ले तो हासिल करके रहे। दिल और दिमाग में जो आता था बस वही करता था। दिल के बजाय दिमाग की ज़्यादा सुनता था। उसका कहना था कि दिल से सोचने वाला इंसान हमेशा बर्बाद होता है। और ज़हीन इतना कि छोटी सी उम्र में ही दिलावर के साथ उसका बिजनेस संभाल रहा था। आर्यान का यूनिवर्सिटी जाने का कोई मोड़ ना था। दिलावर के जोर देने पर और आयशा की सिक्योरिटी के लिए उसे यूनिवर्सिटी आना पड़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी अपना गैंग बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी को अपने इशारों पर नचा रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में इसकी दहशत फैली हुई थी। टीचर्स से उसे कुछ खास किस्म की चिढ़ थी, इसलिए उन्हें तंग करने के लिए रोज़ कोई ना कोई तरीका ढूंढता रहता था। मामूल के मुताबिक सब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहे थे। तानिया भी अपनी क्लास में पहुंचे।
कल वाली सीट पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आर्यन का गैंग अंदर दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट उन्हें देखते ही खड़े हो गए, सिवाय तानिया के। तानिया ऐसे ही बैठी रही और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे देखा ही ना हो। आर्यन की नज़र सबसे होती हुई तानिया पर रुकी। हाय बेबी गर्ल, व्हाई डिड नॉट यू स्टैंड अप एंड फॉरगेट अबाउट यस्टरडे? बेबी गर्ल, तुम खड़ी क्यों नहीं हुई? कल वाली बात भूल गई हो? आर्यन चलता हुआ उसकी चेयर के करीब आया। तानिया अपनी बुक्स को हाथों में जोर से दबोच गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आर्यन थोड़ा सा नीचे झुके तानिया के कान के करीब बोला। तानिया उसके मुंह से उर्दू सुनकर हैरान हुई। उसे तो देखकर लगता था उसे उर्दू की अलिफ बे भी नहीं आती होगी, लेकिन उसे इतनी साफ उर्दू बोलता देख तानिया हैरान हुई। कहाँ गुम हो गई? कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गई? आर्यन हाथ की उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किए कहका लगा गया। मैं नहीं खड़ी होंगी, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी की गुलामी करने नहीं। इस एहतराम का हक प्रोफेसर को है जो यहाँ हमें पढ़ाने आते हैं, तुम जैसे गुंडों के लिए नहीं। तानिया अपने अंदर हिम्मत जमा किए बोली। अगर आज खड़ी हो जाती तो रोज रोज उसके एहतराम में खड़ा होना पड़ता, जो गलत होता। तुम मुझे जानती नहीं हो, आर्यन दिलावर खान हूँ, और मेरी बात से इनकार करने का मतलब अपने लिए मुसीबत पैदा करना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे मत उलझना, वरना जितना तुम्हारा कद है मेरे एक वार से ही खत्म हो जाओगी। देखिए, मुझे जानना भी नहीं है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, किसके बेटे हैं। मैं यहाँ बस पढ़ने आई हूँ। प्लीज़ आप मुझे या बाकी स्टूडेंट को ऐसे परेशान मत करें और यूं बार बार मेरे कद पर चोट मत करें। जितना भी अल्लाह ने दिया है मैं खुश हूँ इसी में, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तानिया अपनी आंखें गहरी नीली आंखों में डाले बोली। आयशा को तानिया बहुत पसंद आई। उसका एटीट्यूड, उसका यूं लीडर होकर बोलना, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही उम्दा था, लगती भी बहुत प्यारी थी। इससे पहले आर्यन कुछ बोलता, प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुआ। आर्यन, प्रोफेसर आ गया है, इसे बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल चलो। आयशा आर्यन को बाजू से खींचे अपनी सीट पर ले गई, जो गसीली नजरों से तानिया को घूर रहा था। तुम मुझे प्रोफेसर से डरा रही हो? तुम्हें लगता है मैं इनसे डरता हूँ? आर्यन आयशा को देखते हुए बोला। मैं जानती हूँ तुम उनसे नहीं डरते, लेकिन डैड की तो इज्जत करते हो ना। अगर आज तुमने कुछ किया ना तो प्रिंसिपल फिर डैड से शिकायत लगाएंगे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? सब क्या सोचेंगे कि एक छोटी सी लड़की ने आर्यन दिलावर खान की बात मानने से इनकार कर दिया, और आर्यन कुछ कर भी ना सका। आर्यन बमुश्किल अपनी सीट पर बैठते बोला, ब्रो, हम उसे क्लास के बाद देख लेंगे, अभी आराम से क्लास अटेंड करें। आयशा उसे बिठाती हुई खुद भी उसके साथ बैठ गई। आर्यन की नजरें अभी भी तानिया पर थी। तानिया अपने आप को नजरों के हिसाब में महसूस करके भी नजरअंदाज कर गई। जानती थी इस वक्त कौन उसे नजरों के हिसाब में लिए बैठा है। हमाद, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, आखिरी बार कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। सहर अपने आप को हमाद के शिकंजे से छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली, जो उसे कमर से पकड़े अपने सीने से लगाए, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सोने की एक्टिंग कर रहा था। हमाद, मैं जानती हूँ तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। सहर हिम्मत हारते हुए बोली। हमाद की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि सहर अपने आप को छुड़वा ही नहीं पा रही थी। सहर यार, क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है, सही से सोने भी नहीं देती। हमाद मुश्किल से अपनी नींद से बोझल आंखें खोले बोला। हमाद, मामा मेरा इंतजार कर रही होंगी, तुम छोड़ो मुझे, और तुम भी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। ऑफिस गया भाड़ में, आज न तुम कहीं जाओगी और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। आज हम दोनों मिलकर सोएंगे, एक दूसरे को महसूस करेंगे। कितने टाइम बाद हाथ आई हो, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। हमाद सहर को मजीद खुद में भींचे उसकी गर्दन में लंबा सांस भर गया। हमाद की चीख एकदम बुलंद हुई। हमाद अपना बाजू पकड़ते हुए दर्द से तड़प गया। सहर उसके हिसार से बाहर निकलते साथ ही जोर जोर से हंसने लगे। बोला था ना कि छोड़ दो, शराफत से, मगर तुम्हें आराम से कही गई बात समझ ही कहाँ आती है। अब पता चला जंगली बिल्ली
اتنی زور سے کون کاٹتا ہے؟ آج نہیں تم بچو گی میرے ہاتھوں سے۔ حماد ہنستے ہوئے سیر کی طرف بھاگا، لیکن سیر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی باہر بھاگ چکی تھی۔